दोस्तों देखो, कल हम लोगों ने कहाँ तक पढ़ लिया था। तो कल हम लोगों ने वर्णमाला के भेद पढ़ लिए थे। कितने भेद होते हैं? वर्णमाला के दो भेद होते हैं। कौन कौन से? एक होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन, है ना। और स्वर कितने होते हैं? 11। ये बात कल हम लोगों ने पता पढ़ ली थी, है ना। स्वर होते हैं 11, व्यंजन होते हैं 33। अब इन 33 व्यंजनों के भी हम लोगों ने काफी भेद पढ़ लिए थे। जैसे टोटल व्यंजन कितने होते हैं? 52। ठीक है, उसके बाद स्वर 11, व्यंजन 33, संयुक्त व्यंजन 4, द्विगुण व्यंजन 2, अयोगवाद 2, इस प्रकार कुल 52 होते थे। तो ठीक है, तो देखो आज हम पहला टॉपिक पढ़ेंगे अपना, वो है स्वर। ठीक है, अब देखो स्वर क्या होते हैं ये बात जान लो। पहले हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे, उस टॉपिक का नाम है स्वर। ठीक है, तो देखो स्वर क्या होते हैं। स्वर की दो तीन डेफिनेशन है और तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये है, इसीलिए हमको तीनों डेफिनेशनों को पढ़ना पड़ेगा। जैसे पहले डेफिनेशन लिखवा देता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हें समझा दूंगा। ठीक है, देखो पहले है स्वतंत्र, लिखते जाइए, रूप से बोले जाने वाले वर्ड स्वर कहलाते हैं। अब देखो ये डेफिनेशन जो है वो क्या है? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड क्या कहलाते हैं? स्वर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्वरों को बोलने के लिए हमें किसी की सहायता, मतलब अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती। काय किसको बोलने के लिए? स्वतंत्र को। इसलिए स्वर कैसे होते हैं? स्वरों को हम स्वतंत्र रूप से बोलते हैं। ठीक है, अब इसकी एक और डेफिनेशन बन जाती है। ये डेफिनेशन ही डायरेक्टली पूछ लेता है, जैसे कि वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण किसी अन्य ध्वनि के वे ध्वनि जिनका उच्चारण किसी अन्य ध्वनि की बिना सहायता से होता है, वे स्वर ध्वनियाँ कहलाती हैं। देखो, वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण किसी अन्य ध्वनि की सहायता के बिना, याद रखना, इसमें हमको किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। ठीक है, इसकी तीसरी डेफिनेशन है वे ध्वनियाँ जिनका उच्चारण मुख के वे ध्वनि जिनका उच्चारण मुख से बिना किसी अवरोध के होता है, वे स्वर कहलाते हैं। अब देखो पहली बात, इन डेफिनेशन समझ लो है क्या। स्वर क्या है? स्वतंत्र रूप से बोले जाने वाले वर्ड स्वर कहलाते हैं, यानी कि जिन वर्डों को बोलने के लिए हमें किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, वो स्वर कहलाते हैं, स्वतंत्र है। स्वर कैसे होते हैं? स्वतंत्र। वे ध्वनि जिनका उच्चारण किसी अन्य ध्वनि की बिना सहायता के होता है, स्वर। ये डेफिनेशन है, वे ध्वनि जिनका उच्चारण मुख से बिना किसी अवरोध के होता है। अवरोध यानी रुकावट। जैसे तुम बोलो अ सीधा बोल पा रहे हो, है ना।
मतलब ई, ऊ, औ, इसमें कोई दूसरा स्वर नहीं मिल रहा, मतलब मुख में कोई रुकावट नहीं आ रही इनको बोलने के लिए, इसीलिए इनको हम ये भी बोला जाता है, इनका उच्चारण मुख से बिना किसी अवरोध के होता है, भी स्वर कहलाते हैं। अब आप सब लोगों को पता है स्वर होते कितने हैं? 11 स्वर होते हैं, लिखवाए थे मैंने। ठीक है, अब देखो, अब पहली बात, ये तो वही स्वर, अस्वरों के भेद, है ना। स्वरों के भेद कितने होते हैं बताओ? स्वरों के भेद होते हैं 4। स्वरों के कितने भेद होते हैं? बताओ बताओ जल्दी। सो देखो, स्वरों के भेद होते हैं 4, और जिसमें से हम पहला भेद पढ़ेंगे वो है मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद। ठीक है कि मात्रा के आधार पर इसमें 3 होते हैं, कौन से? पहला है ह्रस्व स्वर, ठीक है, दूसरा आएगा दीर्घ स्वर, तीसरा आएगा प्लुत स्वर। ठीक है, देखो स्वरों के भेद 4। पहला, मात्रा व उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद। इसमें ये पहला चल रहा है स्वरों के भेद का। इसके अंदर 3 है, ह्रस्व, दीर्घ, प्लुत। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपना कौन सा? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर क्या होता है जी, समझना बहुत जरूरी है। देखो, जिनका उच्चारण में कम समय लगता हो, या मैं बोल सकता हूँ एक मात्रा का। देखो ये क्या क्या लिखा, क्या है मैंने, ये बात समझ पहले। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय लगता हो, है ना, जिनके उच्चारण में कम समय लगता, कम यानी एक मात्रा का स्वर, मतलब थोड़े से बोलने पे वो कहलाते हैं ह्रस्व स्वर। ठीक है, अब देखो ह्रस्व स्वरों के जैसे होते कौन कौन से हैं? स्वर तो 11 होते हैं, अब ह्रस्व कौन से होते हैं? अ, ए, ओ, री। ह्रस्व स्वरों की संख्या होती है 4। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4। अब एक और बात जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, यहीं पे बता देता हूँ मैं, वो है क्या? वो ये है कि ह्रस्व स्वरों को और कहते क्या है, ये बात है मोस्ट इम्पोर्टेंट। देखो ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर या लघु स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वरों को मूल स्वर या लघु स्वर भी बोला जाता है। ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? जिनके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। कम यानी एक मात्रा, कई मात्रा क्या होती है ये मैं तुम्हें आगे बताऊंगा। हाँ ठीक है, और इसके बाद इसको और देख लेना, ये ह्रस्व स्वर होते कौन कौन से हैं। वही क्वेश्चन में इन चारों में से कोई 3 दे देगा, एक हटा देगा, उसकी जगह कोई दूसरा डाल देगा, पूछेगा इनमें से कौन सा ह्रस्व स्वर नहीं है। 3 तो होंगे इनमें से, कोई एक को हटा देगा, मान लो अ को हटा दिया, त डाल दिया, त तो खैर व्यंजन हो गया। उसके बाद मान लो इसने बड़ा बड़ा ऊ डाल दिया, तो क्या वो ह्रस्व स्वर होगा? नहीं होगा। ह्रस्व स्वर अ, ए, उ, री। ठीक है, ये होते हैं अपने ह्रस्व स्वर। अब देखो दीर्घ स्वर क्या होते हैं, ये समझ लो। ठीक है,
दीर्घ स्वर। अभी ह्रस्व स्वर में क्या पढ़ा था? ह्रस्व स्वर में पढ़ा था कि जिनमें कम समय लगता हो या फिर एक मात्रा का समय लगता हो उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। और ये दीर्घ है, दीर्घ में क्या होगा? जिनके उच्चारण में ह्रस्व से ऐसे ह्रस्व से अधिक समय लगता हो, या फिर बोल सकते हैं दो मात्रा का आएगा, दो मात्रा का, जिनके उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय या फिर दो मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। अब दीर्घ स्वर होते कौन कौन से हैं ये भी देख लो। देखो, दीर्घ स्वर छोटा उसमें था, इसमें आएगा बड़ा, छोटी उसमें थी, इसमें आएगी बड़ी, छोटा उसमें था, इसमें आएगा बड़ा। तीन जो है, इसके बाद ए, आई, ओ, औ। तो दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी हो गई? 7। ठीक है। अब देखो, जिनके उच्चारण में ह्रस्व से अधिक समय लगता है वो होते हैं दीर्घ स्वर, अर्थात दो मात्रा का समय लगता हो। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। नेक्स्ट पॉइंट है, दीर्घ स्वरों को क्या कहा जाता है? दीर्घ स्वरों को संधि स्वर भी कहा जाता है। अब इनको संधि स्वर क्यों कहते हैं, ये अभी 2 सेकंड में बता रहा हूँ। ठीक है, दीर्घ स्वरों को क्या कहा जाता है? संधि स्वर। अब देखो, इनको संधि स्वर कहते क्यों है, ये बात आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है। जैसे देखो, इनको मैं दो भागों में बांट रहा हूँ। ठीक है, पहला है आ, ई, यू। ये देखो, हिंदी के कुछ विद्वानों ने दीर्घ स्वरों को दो भागों में बांट दिया है। पहले में रखा है आ, ई, उ को। अब देखो, इनको कहते क्या है ये समझ लो तुम। आ, ई, उ को दीर्घ स्वर कहते हैं क्योंकि यह अपने समान स्वरों से मिलकर बने होते हैं। इसका मतलब क्या है? कैसे दीर्घ स्वर क्यों है? समान स्वरों से मिलकर बने हैं। इसको देखो, जैसे अ प्लस अ बराबर बड़ा, अ समान है दोनों, इसीलिए ये कहा गया है कि समान स्वरों से मिलकर बन रही है, इसीलिए इनको दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे दूसरा ए, ए, ई, तीसरा ओ, ओ बराबर ओ। ये क्या है अपने? ये अपने समान स्वरों से मिलकर बनी है, इसीलिए क्या बोलते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। इनको क्या बोलते हैं हम लोग? दीर्घ स्वर। अब देखो, इनका एक और नाम है, वैसे वो नाम पूछा नहीं जाता पर लिख लो, सजाती है। इनको क्या बोलते हैं? सजातीय स्वर भी कहते हैं। अब देखो, यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है, पेपर में आया कि दीर्घ स्वर क्या, दीर्घ स्वर कितने होते हैं, तो क्या जवाब दोगे? देखो, दीर्घ स्वर पहली प्रायोरिटी कितनी है? 7। फर्स्ट ऑप्शन में दिखता है 7, तो हमें
सात टिक करना है, पहली बात। अगर ऑप्शन में सात नहीं दिया तब हम जाएंगे सेकंड पे, तीन पे। और दोनों ही दिए हैं तब हम सात को टिक करेंगे। अगर दोनों में से मान लो सात नहीं दिया तो हम तीन के पास जाएंगे, ठीक है। तो दी के स्वर कितने होते हैं? तीन। कब? जब सात हमें ऑप्शन में नहीं दिया गया। अब सेकंड है, इन तीन का अर्थ हो गया। अब बाकी चार क्या है? ए, आई, ओ, औ। इन स्वरों को संयुक्त स्वर कहते हैं, क्योंकि यह असमान स्वरों से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। देखो, ए, आई, ओ, औ, इन स्वरों को क्या कहते हैं? इन स्वरों को संयुक्त स्वर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये अपने असमान स्वरों से मिलकर बनी होती हैं। जैसे इनको कह रहे थे दीर्घ स्वर, क्यों? क्योंकि ये अपने समान स्वरों से मिलकर बने हुए थे। जैसे यहाँ पर ये था, ये समान है दोनों, इन दोनों से ही तो बन रहा है बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ। लेकिन इसमें भिन्न होता है। जैसे मैं पूछूं ए, ये काय से मिलकर बना होता है? ये बनता है अ प्लस ई से। आई, ये काय से मिलकर बना होता है? अ प्लस ए से। ओ, ये काय से मिलकर बना होता है? अ प्लस ओ से। उसी प्रकार औ काय से मिलकर बना होता है? अ प्लस ओ से। देखो, इनको याद करने का सबसे आसान तरीका है, क्या है? देखो, इन स्वरों को देखो, पहला है ए, आई, ओ, औ। कुछ नहीं करना, पहला आई। एक आएगा अ, तो हमारा देखो सब में है। और यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है, और यहाँ पर भी है। इन चारों को क्या बोला जाता है? संयुक्त स्वर बोलते हैं। अब संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होगी यहाँ पे हमारी? चार, ठीक है। संयुक्त स्वरों को क्या कहते हैं? इनको कहते हैं संयुक्त स्वर ही कहते हैं। अब देखो, ए है, ये कैसे मिलकर बन रहा है? अ प्लस ई से, ठीक है। आई, आई कैसे बनना है? असम में सेम है। और छोटी ई है तो उसके साथ हम छोटी ले लेंगे। और यहाँ पे आई है तो उसके साथ हम इससे छोटी वाली जोड़ लेंगे अ के साथ में। बस आपको ये याद रखना है। और पहले औ का और ए का। औ का इसमें भी है, औ प्लस छोटा ऊ। और औ की बात आएगी तो अ के साथ में ओ आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे होते हैं चार संयुक्त स्वर, ठीक है। और इसको हम एक और नाम देते हैं। जैसे हमने लघु स्वर को क्या नाम दिया था यहाँ पे, सॉरी, दीर्घ स्वर को क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर तो कहते ही हैं, लेकिन इसके साथ में हमने इनको एक और नाम दिया था सजातीय स्वर। क्यों? क्योंकि जिनकी जाति सेम है, मतलब मतलब ये एक ही ग्रुप के मेंबर हैं दोनों। अवि, ए उ। लेकिन संयुक्त स्वर कैसे हैं? अलग अलग हैं। देखो, सारे अलग अलग देखने को मिलेंगे तुम्हें, मतलब दोनों सेम है ही नहीं। तो इनको क्या कहेंगे हम? विजातीय, ठीक है। इनको कहेंगे हम विजातीय स्वर, है ना। ना हो गया दीर्घ स्वर, हो गए लघु स्वर, दीर्घ स्वर। और तीसरा आएगा आपका प्लुत स्वर। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, वो है हमारा प्लुत स्वर। ठीक है, तीसरा हम क्या पढ़ेंगे? वो होगा हमारा प्लुत स्वर। अब देखो,
प्लस स्वर क्या होते हैं, डेफिनेशन लिख लो पहले। इन स्वरों में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय प्लस स्वरों में, प्लस लिख लो यहाँ पे, प्लस स्वरों में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है, अर्थात 3 मात्रा का। ह्रस्व स्वरों में सबसे कम समय क्या में लगता है, ह्रस्व में, उसके बाद दीर्घ में, फिर उसके बाद प्लुत में। ह्रस्व में 1 मात्रा का समय बोल सकते हैं, दीर्घ में 2 मात्रा का, प्लुत में 3 मात्रा का। अर्थात जब प्लस स्वरों का हम उपयोग करेंगे तो हमारी बात मतलब लंबी खिंचती है, जैसे भी बताऊंगा तुम्हें। ठीक है, देखो इसका कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे प्लस स्वर के जान लेना। इसका देवनागरी लिपि के 3 के जैसा चिन्ह होता है। प्लस स्वर का चिन्ह कैसा है, देवनागरी लिपि के 3 के अंक जैसा, या इंग्लिश के एस की आकृति का, आकृति जैसा। ठीक है, इसका चिन्ह कैसा होता है प्लस स्वर का, देवनागरी लिपि के 3 के अंक जैसा, इंग्लिश की एस की आकृति के जैसा। ठीक है, ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट है। तीसरा कि संस्कृत में इसे अवग्रह कहा जाता है। संस्कृत में इसे क्या कहा जाता है, अवग्रह। मोस्ट इंपोर्टेंट बात, प्लस स्वर में उपयोग, क्वेश्चन नहीं पूछेगा आपसे, ये चीजें कम पूछे, हो सकता है कैसे पूछ लेगा, एक आध बार क्वेश्चन आ जाता है कि उन स्वर की दीर्घ स्वरों से भी अधिक का समय किन स्वरों में लगता है, प्लस स्वर में, अर्थात 3 मात्रा का। अब इनकी उपयोग और समझ लो बस, उपयोग ही तुम्हारे मेन है। पहला उपयोग, किसी व्यक्ति को बुलाने या पुकारने के लिए हम प्लस स्वर का उपयोग करते हैं, किसी व्यक्ति को बुलाने या पुकारने के लिए। दूसरा, ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसके उपयोग ही पूछता है, पूछेगा तो संगीत में पूछेगा, संगीत में किस स्वर का उपयोग होता है, किसका, प्लस स्वर का। तीसरा, नाटकों में। ठीक है, नाटकों में किस स्वर का उपयोग होता है, प्लस स्वर का। देख अब इसका तुम्हें अगर कभी आ गया तो तुम इसको देखोगे कैसे कि ये प्लस स्वर है। जैसे मैं लिखूं, ओम लिखूं मैं, ओ म, ठीक है। तो देखो हम बोलते हैं ना ओ, ये ओ की ध्वनि खिंचती है, काय की कारण खिंचती है, इसके कारण। इसका मतलब क्या होता है, ध्वनि को 3 मात्राओं तक खींचना है हमको। और दूसरा, जैसे राम लिखते हैं, रा, और कभी तुम रामायण पढ़ोगे तो उसमें राम इस तरीके से लिखा जाता है, रा। यहाँ पे देखो ये प्लस स्वर की ध्वनि खींच रही है बाद में, ये काय को खींचेगी, रा की ध्वनि को खींचने की। तो बोलते हैं किसी व्यक्ति को पुकारने में भी, जैसे एक और एग्जांपल कि
ओ मोहन इधर आ। बोलते हैं ना, ओ मोहन इधर आ। इसका मतलब ये जो ध्वनि खिंच रही है इसी को बोला जाता है प्लस स्वर। जैसे ओम में भी ध्वनि खिंच रही है, राम, राम में जो ध्वनि खिंचती है ना उसी को बोलते हैं प्लस स्वर। संगीत में ध्वनि काफी लंबी लंबी होती है, संगीत में, नाटकों में। किसी व्यक्ति को मेन आपको याद करने हैं इसके 3 पॉइंट बस। किसी व्यक्ति को बुलाने या पुकारने के लिए प्लस स्वर का उपयोग होता है, संगीत में प्लस स्वर का उपयोग होता है, नाटकों में प्लस स्वर का उपयोग होता है। और इसका चिन्ह कैसा होता है? देवनागरी लिपि के 3 के अंक जैसा, इंग्लिश की एस की आकृति ऐसा, शब्दों में इस तरीके से देखने को मिल सकता है। अब देखो, ह्रस्व स्वर एक मात्रा का, उसमें वो लगा था, ठीक है। दीर्घ में 2 मात्रा का, प्लुत में 3 मात्रा का, इसीलिए प्लुत को एक और नाम दिया गया है, त्रिमात्रिक स्वर। क्या? त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं प्लुत स्वर को, ठीक है। प्लुत स्वर को क्या कहा जाता है? तो प्लुत स्वर को त्रिमात्रिक स्वर भी कहा जाता है। तो देखो, आज की क्लास को यहीं पर रोकेंगे, क्योंकि देखो अभी आपका, हाँ, अगर आप लोगों ने कल की क्लास नहीं देखी हो तो मेरे चैनल में जाओ, वीडियो को देखो। जो एक वीडियो से पहले वाली डली हुई है उसको, उसमें इससे पहले का मैंने बताया हुआ है। अब इसके आगे का हम, जो कि स्वर का अगला भेद है, दूसरा भेद, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और यस, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर, कमेंट सब कुछ करें जो आप कर सकते हो। थैंक यू सो मच।